नमस्कार दोस्तों, थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने एजुकेशन लोन के बारे में आसान लैंग्वेज में सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा की थी। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह उसका लिंक मिल जाएगा। एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें यदि आप एजुकेशन लोन लेने वाले हैं या आने वाले समय में कोई आपका एजुकेशन लोन अप्लाई करने वाला है। उस वीडियो के बाद कई सारे लोगों के हमारे पास रिक्वेस्ट आई है कि हम विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे एजुकेशन लोन अप्लाई कैसे किया जाता है इसके बारे में बताएं। तो हम लोग इसीलिए आज ये वीडियो लाए हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिए ताकि आप लोग एजुकेशन लोन अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस इजीली समझ सके और खुद ही अपने घर पे बैठ के किसी भी बैंक या किसी भी ब्रांच के थ्रू एजुकेशन लोन अप्लाई कर सके, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अगर वीडियो के एंड तक आपको एजुकेशन लोन अप्लाई करने के बारे में सारी जानकारी मिले तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आपके लिए ये एक सब्सक्राइब करना हो सकता है हमारे लिए मोटिवेशन का सोर्स है। तो आइए और बिना देरी करें सीधे टॉपिक को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर पांडे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंटेलेक्चुअल सागर में। इससे पहले कि हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पे जाएं और एजुकेशन लोन को विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे कैसे अप्लाई करना है ये सीखें, उससे पहले थोड़ा सा विद्या लक्ष्मी पोर्टल के बारे में जान लेते हैं। आज से कुछ समय पहले तक, यानी 2-3 साल पहले तक, जब आप एजुकेशन लोन अप्लाई करना चाहते थे तो आपको डिफरेंट बैंक की ब्रांचेस पे जाके अप्लाई करना पड़ता था और ये काफी हेक्टिक हुआ करता था, क्योंकि आप पहले बैंक जाएंगे, वहां पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पता करेंगे, उसके बाद फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बैंक के पास वापस जाएंगे और कई बार बैंक आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड भी नहीं करते थे। तो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया पोर्टल शुरू किया जिसका नाम था विद्या लक्ष्मी पोर्टल। ये पोर्टल सारे एजुकेशन लोन, मतलब जितने भी एजुकेशन लोन इंडिया में अप्लाई किए जाएंगे वो अब सारे के सारे विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई किए जाएंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि इन सारे विद्या लक्ष्मी पोर्टल के ऊपर जो भी लोन अप्लाई किए गए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, उन सब का रिकॉर्ड या मॉनिटरिंग डायरेक्ट गवर्नमेंट करती है। और यदि कहीं आपको एजुकेशन लोन लेने में ज्यादा समय लग रहा है तो उसका रिकॉर्ड या मॉनिटरिंग भी डायरेक्ट गवर्नमेंट करती है। और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है और इसके चलते एजुकेशन लोन की प्रोसेसिंग और उनका डिसबर्समेंट काफी ईजी हो चुका है, क्योंकि इस मॉनिटरिंग के थ्रू गवर्नमेंट का एक प्रेशर भी बना रहता है बैंक के ऊपर कि आपको एजुकेशन लोन इजीली प्रोसेस करना है और जल्द से जल्द डिसबर्स करना है। तो ये तो था कुछ बैकग्राउंड विद्या लक्ष्मी पोर्टल के बारे में। अब आइए सीधे लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं जहां पे हम लोग विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे एजुकेशन लोन घर पे बैठ के कैसे अप्लाई करना है ये सीखते हैं। तो इसके लिए आप जो भी ब्राउजर यूज करते हैं उसे आप ओपन कर लीजिए और उसके बाद सर्च में लिखेंगे विद्या लक्ष्मी पोर्टल। जैसे आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल लिखेंगे तो आपके सामने कुछ लिंक्स खुलेंगी, जिसके अंदर सबसे ऊपर वाली लिंक ही रहेगी विद्या लक्ष्मी पोर्टल की, जिसका एड्रेस रहेगा www.vidyalakshmi.co.in। आप इस पर क्लिक कर लीजिए। इसका यूजर इंटरफेस कुछ इस प्रकार से रहेगा। थोड़ा सा हम लोग इस इंटरफेस को समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें गिवन है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे होम रहेगा, यहाँ पे कोई नॉर्मल से इन्फॉर्मेशन रहेगी। अबाउट अस मतलब जो हम लोगों ने बैकग्राउंड पहले डिस्कस किया उसके बारे में थोड़ी जानकारी रहेगी। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रहेंगे, जिसके अंदर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो हो सकता है उनमें से क्वेरी यहाँ पे उसका सोल्यूशन दिया हो। यूजफुल लिंक्स रहेंगी और कॉन्टैक्ट अस रहेगा कि यदि आपको कोई इशू आता है तो आपको कहाँ कॉन्टैक्ट करना है। अगर हम नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आपको उसका एक, जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो लॉगिन करने के लिए जहाँ से लॉगिन करेंगे उसका एक छोटा सा कॉलम दिखेगा और नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे टेस्टिमोनीज वगैरह कुछ दिखेंगी और अभी तक कितने बैंक्स इसके अंदर जुड़ चुके हैं उन सब की लिस्ट नीचे रहेगी। हालांकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम ऊपर आ जाएंगे तो राइट साइड में ये रजिस्टर का बटन, जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक नई विंडो खुल जाएगी जो कि कुछ इस प्रकार से रहेगी। यहाँ पे आपको एक छोटा सा फॉर्म भरना है जिससे आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट होंगे और इस फॉर्म को भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना टाइटल डालना रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना रहेगा। अगर आपके नाम में कोई मिडिल नेम आता है तो यहाँ वो फिल करें और लास्ट नेम फिल करें। मोबाइल नंबर वो जो आप यूज़ करते हो या जिसके ऊपर OTP आता है वही फिल करें। उसके बाद एक वैलिड ईमेल आईडी आपको फिल करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर एक लिंक आएगी जिसके थ्रू ही आपका ये जो विद्या लक्ष्मी पोर्टल का अकाउंट है वो एक्टिवेट होगा। तो ईमेल आईडी ध्यान से सही फिल करें। इसके बाद आपको जो भी पासवर्ड रखना है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं और एक बार फिर से आपको पासवर्ड फिल करना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए। कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक ये कि आप यहाँ पे जो भी अपना नाम भर रहे हैं वो आपकी 10th की मार्कशीट से टैली करना चाहिए और ये चीज़ आप यहाँ पे साइड में इंस्ट्रक्शंस के अंदर भी पढ़ सकते हैं। तो आप 10th की मार्कशीट में आपका जो भी नेम हो उसको ही यहाँ पे फिलअप करें, क्योंकि वो फिर आगे प्रोसेसिंग में ईजी रहेगा, अदरवाइज लोन की प्रोसेसिंग में इशू आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी कैप्चा दिया है वो फिल करना है और उसके बाद एक रेडियो बटन रहेगा जो कि इनेबल तब होगा जब आप इस एक लिंक के ऊपर क्लिक कर लेंगे जो कि टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी।
हालांकि इन टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने की कोई खास आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। ये सारी जगह कॉमन रहती है। इसके बाद आप इस रेडियो बटन को क्लिक कर दें और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दें। तो यहाँ से आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक जाएगी, जिसको क्लिक करने के बाद ही आपका जो अकाउंट है विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे वो रजिस्टर्ड कहलाएगा या इनेबल्ड होगा। जैसे ही आप अपने ईमेल पे जाके उस लिंक पे क्लिक करेंगे और अपना विद्या लक्ष्मी पोर्टल के अकाउंट को इनेबल कर लेंगे, तो उसके बाद आपको वापस इसी पेज पे आना है विद्या लक्ष्मी पोर्टल के। और यहाँ पे जब जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, नीचे एक रजिस्टर्ड लोगों के लिए लॉगिन की जगह दी हुई है। यहाँ पे एक स्टूडेंट लॉगिन होगा और एक बैंक लॉगिन होगा। वैसे आप चाहे तो होम पेज पे ये राइट साइड में लॉगिन की जगह पे भी आप क्लिक करके स्टूडेंट लॉगिन पे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। यहाँ पे आपके यूजर आईडी में आपका ईमेल आईडी रहेगा और पासवर्ड जो आपने वहाँ सेट किया था वो रहेगा। उसके बाद फिर आप ये जो कैप्चा दिया है इसको फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे तो आप सीधे उस पेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे विद्या लक्ष्मी पोर्टल का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से रहता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए है वो है लोन एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि यहाँ आपको इस जगह मिलेगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक मास्टर फॉर्म खुलेगा, जिसका यूज़र इंटरफेस इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे सबसे पहली विंडो तो रहेगी वो इंस्ट्रक्शन की रहेगी। यहाँ पे सारी चीज़ों के इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं चाहें तो ऐसी कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि आपको पहले से नहीं पता हो। तो अगर आपके पास समय हो तो एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीधे बेसिक इन्फॉर्मेशन पर जा सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, आर यू परसुइंग हायर स्टडी इन इंडिया। अगर आप इंडिया में स्टडी करने जा रहे हैं, हायर स्टडी करने जा रहे हैं, वैसे हायर स्टडी के लिए ही एजुकेशन लोन मिलता है। 12th तक के लिए इंडिया के अंदर या बाहर भी कहीं एजुकेशन लोन आपको नहीं मिल पाएगा। तो यदि आप इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन परस्यू करने जा रहे हैं तो आप यस पे क्लिक करें, और अगर अब्रॉड जा रहे हैं तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद वो पूछ रहा है कि इज़ योर पेरेंट इनकम अप टू 4.5 लाख रुपीज़ पर एनम। यदि आपके फादर और मदर की इनकम 4.5 लाख से ऊपर है तो आप इसमें नो पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपकी फादर मदर की इनकम 4.5 लाख से नीचे है तो आप इस पर यस पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे अपने फादर और मदर की इनकम का टोटल सम लिखना पड़ेगा। जैसे इस केस में हम लोग 4.5 लाख रुपए यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आप जो भी कोर्स करने जा रहे हैं क्या वो एनबीए और नेक के द्वारा एक्रेडिट है, तो आप इसके अंदर यस ही लिखेंगे, क्योंकि इसके अलावा आपको एजुकेशन लोन मिल नहीं पाएगा। फिर इसमें आप जब नीचे जाएंगे तो आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी। बेसिकली ये जो फ्रंट का फॉर्म है ये आपको CSIS की इन्फॉर्मेशन भरना है। CSIS एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई हुई सब्सिडी स्कीम है, जिसके अंदर यदि आप कोर्स के दौरान यदि इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं तो आपको कई बैंक्स के अंदर 0.5% और किसी बैंक में 1% तक की इंटरेस्ट की छूट मिलती है या सब्सिडी मिलती है। तो एक बार इस कॉलम को, मॉरेटोरियम और इंटरेस्ट कंसेशन सेक्शन को एक बार ज़रूर पढ़ें, और अपने जिस भी बैंक के अंदर आप एजुकेशन लोन अप्लाई कर रहे हैं उनसे ये ज़रूर पूछें कि आपके यहाँ इंटरेस्ट अगर हम कोर्स के दौरान सर्व करेंगे तो हमें इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी मिलेगी। तो उसके बाद जब आप ये पूरा फिलअप कर देंगे तो सेव करके नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 कॉलम है, एक कॉलम है स्टूडेंट्स का और एक कॉलम है पेरेंट्स का। स्टूडेंट्स के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको, जैसा आपको बताया था, 10th की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से भरनी है। और पेरेंट्स, चूंकि आप जो भी एजुकेशन लोन लेने जाएंगे वहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पेरेंट या आपके हस्बैंड को एज अ को बोरोवर लिया जाए, इस कारण से यहाँ पे पेरेंट की और हस्बैंड की इन्फॉर्मेशन ली जाती है। तो यहाँ पे ये बहुत ही कॉमन सी इन्फॉर्मेशन है, आप इजीली इनको फिल कर सकते हैं। टाइटल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये दोनों चीज़ फिल करनी है। आपका भी फिल करना है, आपके पेरेंट का या हस्बैंड का भी फिल करना है। इसके बाद फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही लिखें। और इसके बाद कैटेगरी, आप अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं तो जनरल लिखेंगे, माइनॉरिटी, SC ST जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे। मेल फीमेल का इन्फॉर्मेशन सही से भरें, अदरवाइज आगे जाके इशू आता है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लिखें, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अनमैरिड लिख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जनरली यहाँ पे अगर आप अंडर ग्रेजुएट करने जा रहे हैं कोर्स तो आप यहाँ पे 12th पास ही लिख सकते हैं, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करने जा रहे हैं कोर्स कहीं पे तो फिर आप यहाँ पे जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप मार्क्स लिखेंगे कि आपने लास्ट जो भी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है उसके अंदर कितने मार्क्स आपको ऑब्टेन हुए हैं। उसके बाद अगर आप ऑक्यूपेशन या फिर आप कोई जॉब करते हैं तो वो लिखेंगे, अदरवाइज जनरली यहाँ पे स्टूडेंट्स ही आएगा। आपके पेरेंट्स के कॉलम में ज़रूर यहाँ पे वो जो भी जॉब करते हो या बिजनेसमैन हो या एग्रीकल्चर के अंदर हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हो वो सही सही यहाँ पे ज़रूर लिखें। आप इन सारे फॉर्म्स के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो हमेशा सही देंगे, क्योंकि अगर आपका प्रोसेस के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत पाई गई, मतलब लोन प्रोसेसिंग के दौरान कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत पाई गई, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके लोन एप्लीकेशन को बैंक रिजेक्ट कर दे। और बैंक एजुकेशन लोन्स को रिजेक्ट ना करे कि मॉनिटरिंग के लिए ही ये विद्या लक्ष्मी पोर्टल बनाया गया था।
तो अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सही भरते हैं तो आपके एजुकेशन लोन को रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो आप यहाँ पे जितनी भी जानकारी है वो सब सही भरें। इसके बाद अगर आपकी कोई इनकम का सोर्स है तो आप ये यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको 0 करके लिख सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आजकल एजुकेशन लोन लेने के लिए पैन कार्ड मैंडेटरी हो गया है। तो आप जब भी एजुकेशन लोन अप्लाई करने जा रहे हैं उसके कुछ समय पहले ही अपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें, ताकि आपका पैन कार्ड एजुकेशन लोन अप्लाई करने तक आ जाए और यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहेगी। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर और अपने पेरेंट का भी पैन नंबर लिखना पड़ेगा। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपके जो एड्रेस रहेगा वो आप यहाँ फिल करेंगे विद पिन एंड एक्यूरेट एड्रेस जरूर फिल करें। मोबाइल नंबर तो आप पहले से ही फैच कर लेंगे क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान वहाँ पे मोबाइल नंबर भरा था। पेरेंट का मोबाइल नंबर जरूर यहाँ सही डालें जिससे उनसे कॉन्टैक्ट हो सके, उनसे कोई इन्फॉर्मेशन अगर बैंक को लेनी हो तो वो ले सके। ईमेल आईडी आपका सेल्फ फैच रहेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय डाला। पेरेंट का ईमेल आईडी जरूर यहाँ पे सही डालें। इसके बाद इसको सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट बैंकर डिटेल आ जाएगी। प्रेजेंट बैंकर डिटेल के अंदर आपके पास जो भी बैंक के अंदर अकाउंट हो आपका, उसकी पासबुक अपने पास रखनी है। उस ब्रांच का, जिस भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है उसका IFSC यहाँ डालना है। साथ ही आपके पेरेंट का अगर किसी और ब्रांच में अकाउंट है तो वहाँ का IFSC आप यहाँ डाल सकते हैं। जैसे आप IFSC डालेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो सेल्फ फैच कर लेगा। इसके बाद आपको बताना है कि वो अकाउंट किस टाइप का है, मतलब सेविंग है, करंट है या OD अकाउंट है। जनरली आपका वो सेविंग अकाउंट ही होगा, तो आप सेविंग अकाउंट क्लिक करें और उसके बाद उस अकाउंट का अकाउंट नंबर यहाँ पे फीड कर दें। इसके बाद ये पूछ रहा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लायबिलिटी, मतलब आपके ऊपर कोई और लोन है क्या अभी। तो जनरली इस केस में कोई लोन नहीं रहता है स्टूडेंट्स के ऊपर, तो आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। अपने पेरेंट का जरूर यहाँ पे सही लिखें क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन बैंक को पता जरूर चल जाएगी, क्योंकि आपके पेरेंट का सिबिल वो निकाल के देखेंगे। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है कि क्या आप जिस भी बैंक से लोन अप्लाई करने जा रहे हैं उसके चेयरमैन, डायरेक्टर या एम्प्लॉय के किसी ना किसी तरीके से रिलेटिव हैं क्या। अगर आप हैं तो इसको यस करें और नीचे उस रिलेशन को भी ज़रूर बताएं। अगर आप नहीं है किसी के भी रिलेटिव तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। सेव करें, इसके बाद नेक्स्ट को क्लिक कर दें। इसके बाद जो नेक्स्ट विंडो खुलेगी वो है कोर्स डिटेल। यहाँ पे आपको जिस भी कोर्स को आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी कोर्स को परस्यू करने के लिए आप जा रहे हैं, उसकी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। सबसे पहला क्वेश्चन तो रहेगा वेदर अंडर मेरिट और मैनेजमेंट कोटा। हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी मेरिट और मैनेजमेंट कोटा के बारे में काफ़ी डिस्क्राइब में बताया था, लेकिन आपको शॉर्ट में बता दें तो यदि आप कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके जा रहे हैं तो फिर आप मेरिट कोटा में आते हैं। यदि आप डायरेक्ट किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो फिर आप मैनेजमेंट कोटा में आ रहे हैं, भले ही वो आप इंडिया में ले रहे हो या अब्रॉड में ले रहे हो, तो दोनों जगह सेम चीज़ लागू है। तो यदि आप मेरिट कोटा में हैं तो मेरिट कोटा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कोर्स का ड्यूरेशन कितना है वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। मैक्स टू मैक्स 6 ईयर्स का एक कोर्स होता है अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट भी, जिसकी मैक्सिमम टेन्योर 6 ईयर्स रहती है। तो यहाँ पे 6 ईयर्स तक का दिया हुआ है, आप जितना भी आपका कोर्स है वो उतना डाल सकते हैं। हम यहाँ पे 4 साल डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इंस्टीट्यूशन का नाम डालेंगे, जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप वो कोर्स परस्यू करने जा रहे हैं। नेम ऑफ द कोर्स यहाँ पे फिल करेंगे। डेट, किस डेट से आपका कमेंसमेंट चालू होने वाला है, मतलब किस डेट से आपका कोर्स शुरू होने वाला है, एक अप्रॉक्सीमेट डेट यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और उसके बाद किस डेट पे ये कोर्स खत्म होगा उसकी भी एक अप्रॉक्सीमेट डेट यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि हमने 2022 से 4 साल लिया तो 2026 में जून में कहीं पे खत्म होगा, तो वो डेट हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ डालने के बाद आप इस चीज़ को सेव कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस डिटेल की विंडो ओपन हो जाएगी और ये सबसे इंपॉर्टेंट विंडो है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखें। यहाँ पे आपने जो कि 4 साल का बताया था वहाँ लास्ट विंडो के ऊपर कोर्स, तो यहाँ पे 4 साल के डिफरेंट खर्चों की एक विंडो ओपन हुई है। यहाँ पे आपको कॉलेज की तरफ से जो भी एक कॉस्ट शीट मिली होगी या कॉस्ट शीट का प्रोफॉर्मा मिला होगा उस चीज़ को अपने पास रखना है और उसके हिसाब से यहाँ पे फीस डिटेल भरनी है। सबसे पहले आएगा ट्यूशन फीस। तो ट्यूशन फीस आपकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, चारों ईयर का एक बाइफर्केशन आपके पास पहले से ही होगा, उसके हिसाब से यहाँ 4 साल के अंदर भर दें। और एग्ज़ाम फीस, जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, इन सब की जो एग्ज़ाम फीस रहती है उसका भी बाइफर्केशन आपके पास पहले से ही होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप उस ब्राउचर के अंदर कोई बुक्स और स्टेशनरी का खर्चा है तो वो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। इक्विपमेंट या कंप्यूटर आप लेने वाले हैं तो उसका भी एक एस्टिमेटेड अमाउंट आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। हॉस्टल फीस, अगर आप हॉस्टल में रहने वाले हैं तो हॉस्टल का एक्सपेंस यहाँ पे आप पहले ही भर दें। आप चाहें तो एक एस्टिमेटेड एक्सपेंस भी भर सकते हैं। इसके बाद ट्रैवल, सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब आपके और कोई, यदि आप अब्रॉड जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको लिविंग एक्सपेंस लगेगा, मतलब आपका रहना, खाना और नॉर्मल सी चीज़ों के लिए खर्चा जो होता है उसके लिए भी बैंक लोन दे देता है। तो अगर आप चाहें तो इस सन्ड्री और ट्रैवल के अंदर भी यहाँ पे 4 साल के लिए अपना एक्सपेंस लिख सकते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें भर देंगे तो यहाँ पे एक टोटल सम लिखा आ जाएगा 4 सालों के लिए, या अगर आप
2 साल के लिए कर रहे हैं कोर्स तो 2 सालों का लिखा हुआ आ जाएगा। और उसके अंदर से आपको ये बताना है कि क्या किसी भी साल में आपको कोई स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अगर मिलने वाली है तो आप यहाँ पे उस चीज़ को फिल करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट रो आएगी वो है लोन रिक्वायर्ड। जब आप यहाँ सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो उस साल का यहाँ पे टोटल अमाउंट खर्चा मतलब आ जाएगा। उसमें से यदि आपको कोई स्कॉलरशिप मिलने वाली है तो उसका अमाउंट आपने यहाँ पे फिल कर दिया है। उसके बाद जो अमाउंट बच गया उसमें से आप लोन के लिए कितना अप्लाई करना चाह रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ भरनी पड़ेगी। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बताया था मार्जिन के बारे में, एक बार आप उस वीडियो के टाइम स्टैम्प मतलब डिस्क्रिप्शन में जाके टाइम स्टैम्प में मार्जिन कैलकुलेशन के ऊपर जाइए। वहाँ पे आपको पता रहेगा कि आपको यहाँ पे कितने % का अमाउंट भरना पड़ेगा या कितने % के अमाउंट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि हर जगह 100% का फाइनेंस नहीं होता है। प्लीज़ एक बार उस वीडियो के टाइम स्टैम्प में जाके सीधे मार्जिन वाला एक 30 सेकंड्स का क्लिप ज़रूर देखें ताकि आप यहाँ पे एक्यूरेट अमाउंट फिलअप कर सकें। तो आप जब ये सारी चीज़ें भर देंगे तो एक फाइनल लोन अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा जिसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। इसके बाद आपको एक रिपेमेंट बताना पड़ेगा। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपने बताया था कि रिपेमेंट पीरियड कोर्स ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर प्लस 15 ईयर्स होता है। दैट मीन्स जितने साल का आपका कोर्स है प्लस 1 साल का मॉरेटोरियम और उसके बाद जो रिपेमेंट करना है वो 15 ईयर्स मतलब 180 मंथ तक आपको अपनी EMI पे करनी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कोर्स ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर का मॉरेटोरियम मिला है उसके अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जिस भी दिन आपने पहला डिसबर्समेंट लिया उसी दिन से आपको इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। कोर्स ड्यूरेशन तक अगर आप चाहें तो इंटरेस्ट जमा कर सकते हैं बैंक के पास, जैसा हमने पहली विंडो में देखा था। बैंक इंटरेस्ट सब्सिडी भी देता है यदि आप कोर्स ड्यूरेशन के समय इंटरेस्ट का भुगतान या रिपे करते हैं तो। और मॉरेटोरियम के समय बैंक का ये सोचना रहता है कि कोर्स खत्म होने के तुरंत बाद हो सकता है आपकी नौकरी ना लगे, लेकिन अगर आपकी नौकरी लग गई है तो वो मॉरेटोरियम मेरे हिसाब से आप नहीं अवेल करें, तुरंत ही अपनी EMI भरना चालू कर दें। तो एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे 180 मंथ्स का आपको कुल मिलाकर समय मिलेगा। तो आप यहाँ पे 180 मंथ्स लिख सकते हैं और कोई से भी ऑनलाइन EMI कैलकुलेटर को डाउनलोड करें। यहाँ पे जो टोटल लोन अमाउंट आया है उसको वहाँ डालें और 180 मंथ्स के अंदर आपको एक बार देख लें कि कितनी EMI आती है, उस अमाउंट को आप यहाँ फिल कर दें। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, वैसे भी बैंक जब अपना प्रोसेसिंग करेगा तो आपकी EMI वो खुद ही निकालेगा। तो यहाँ पे अगर कोई एस्टिमेटेड अमाउंट भी आप डालते हैं तो उससे कोई इशू पड़ने वाला नहीं है। इसके बाद इस चीज़ को सेव कर दें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको अपनी सारी चीज़ें जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने पीछे भरी है उन सभी का प्रूफ को आपको यहाँ अपलोड करना है। तो हम एक बार इन सारे डॉक्यूमेंट्स को भी देख लेते हैं। मार्कशीट मतलब आपने जो भी लास्ट एग्जाम क्रैक किया है उसकी मार्कशीट, अगर आपने 12th पास की है तो 12th की मार्कशीट, अगर आपका ग्रेजुएशन खत्म हो गया आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लोन ले रहे हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। प्रूफ ऑफ एडमिशन, आप जिस भी इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन ले रहे हैं वहाँ से आपको एक ब्राउचर या कोई रिसिप्ट मिली होगी एडमिशन के प्रूफ की तरह, उसको आपको यहाँ अपलोड करनी है। प्रूफ ऑफ इनकम, अगर आपकी कोई इनकम है तो उसका प्रूफ आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस, जो हम लोगों ने पिछले वाले सेक्शन के अंदर हमारे सारे एक्सपेंसेस लिखे हैं उसके अंदर ट्यूशन फीस, एग्जाम फीस, बुक्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ मेंशन करी हैं। तो कॉलेज की तरफ से आपको एक एक्सपेंस का शेड्यूल मिलेगा तो उस शेड्यूल को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फॉर्म 16, अगर आपका खुद का फॉर्म 16 है तो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म 16 या आप एम्प्लॉय नहीं है तो आप अपने पेरेंट का फॉर्म 16 यहाँ पे अपलोड करें। इसके बाद आता है इनकम टैक्स रिटर्न, जो भी ITR है वो भी उसी तरीके से फॉर्म 16 की तरफ से रहेगा। अगर आप IT रिटर्न फाइल करते हैं तो आप अपना ITR यहाँ पे अपलोड करें और अगर नहीं करते हैं तो आप अपने पेरेंट का ITR यहाँ पे अपलोड करें। कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, अगर आपके नाम से कोई ज़मीन है या आपके पेरेंट के नाम से कोई ज़मीन है तो उस चीज़ के रिकॉर्ड को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अंडरटेकिंग लेटर इन एब्सेंस ऑफ पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड पहले से ही बनवा के रखें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बैंक्स के अंदर पैन कार्ड होना कंपलसरी हो गया है। तो ये वाला कॉलम मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें से कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड ना करें, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों के पास पहले से ही पैन कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड तो जनरली सभी के पास है। इसके बाद एप्लीकेंट की फ़ोटो, आप अपनी फ़ोटो पहले से ही तैयार करके रखें PDF फॉर्मेट में, उसको यहाँ अपलोड करें। पेरेंट की फ़ोटो अपलोड करें इस वाले कॉलम में, और यदि कोई को-बोरर या गारंटर देना चाहते हैं आप तो उसकी फ़ोटो आप यहाँ पे अपलोड करें। ये सारी चीज़ें अपलोड करते समय आप यहाँ पे एक मीटर चल रहा होगा उसका ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि वो सारी चीज़ों का टोटल अमाउंट, मतलब इन सारी चीज़ों की टोटल डेटा 2 MB से ऊपर नहीं जाने चाहिए। अगर जाएगी तो फिर आपको फिर से उस चीज़ को अपलोड करके किसी छोटे साइज़ के अंदर अपलोड करना पड़ेगा। जब ये सारी चीज़ें हो जाए तो आप यहाँ पे एक रेडियो बटन है, इसको क्लिक करें और आप सेव के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरीके से फिलअप हो जाएगा और उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा।
लेकिन यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं हुआ है। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर लें तो फिर आपको होम पे जाना है। अभी तक हम लोगों ने ये लोन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था। इसके जस्ट नीचे ही सर्च एंड अप्लाई फॉर लोन स्कीम्स आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुलेगी जिसके अंदर आपको डिफरेंट बैंक्स और डिफरेंट बैंक के अंदर जो एजुकेशन लोन रहते हैं उसका नाम अलग रहता है, तो उस स्कीम का नाम दिखेगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे अपना बैंक का नाम सर्च कर ले। जैसे मैं SBI सर्च करता हूँ तो SBI के अंदर जितने भी एजुकेशन लोन के वेरिएंट हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर SBI स्टूडेंट लोन स्कीम चलती है, एक और चलती है SBI ग्लोबल ED एडवांटेज स्कीम, एक और स्कीम का नाम है SBI स्कॉलर लोन स्कीम और फोर्थ स्कीम का नाम है SBI स्किल लोन स्कीम। आप चाहें तो आप किसी और बैंक का भी नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। इस तरीके से हर बैंक के अंदर डिफरेंट एजुकेशन लोन्स के लिए डिफरेंट स्कीम्स चलती है। ये कुछ नहीं है, जितने भी लोन्स यहाँ पे दिए जाते हैं हर का नाम अलग रखा जाता है, इसीलिए इसको स्कीम्स कहा जाता है। तो आप जिस भी बैंक को फाइनल कर चुके हो लोन लेने के लिए तो आप उस बैंक के ऊपर क्लिक करें। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे बड़ौदा ज्ञान को ही अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे जाके सीधे अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मैं अप्लाई क्लिक करूँगा तो एक नई विंडो खुल जाएगी। हालांकि मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है तो मेरे से बोल रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरें, उसके बाद आगे आए। लेकिन जैसे ही अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो फिर आपको ब्रांच लोकेटर यानी ब्रांच का IFSC मांगा जाएगा जो आपने प्रीवियसली भरा है, या अगर आप किसी नई ब्रांच में अप्लाई करने जा रहे हैं तो वहाँ का IFSC यहाँ फिल करें और आप अप्लाई पे क्लिक कर दें, आपकी एप्लीकेशन पूरी हो जाएगी। इसके बाद ये एप्लीकेशन डायरेक्ट ही पर्टिकुलर ब्रांच जो आपने सिलेक्ट करी है जिसका IFSC आपने फिल किया है उसके पास पहुंच जाएगी और इस पूरे ड्यूरेशन में मैक्सिमम 7 डेज लगेंगे। तो 7 दिन के बाद आपने जो भी फॉर्म्स अपलोड किए हैं विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे उन सब की एक फ़ाइल बनाएं, ओरिजिनल और फोटोकॉपी की, और उस फाइल को लेके अपने पेरेंट को लेके आप सीधे बैंक के पास पहुँचें और उनसे ये पूछें कि आपके पास विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू मेरी एप्लीकेशन पहुँची है कि नहीं पहुँची है। अगर बैंक ना बोलती है तो एक आध दिन आप रुक सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन ID जो कि विद्या लक्ष्मी पोर्टल से आपको मिला है उसको लेके सीधे बैंक के पास पहुँचें और बोलें कि आप अपने विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर एक बार चेक करें क्योंकि मैंने अपनी तरफ से आपकी ब्रांच में एजुकेशन लोन अप्लाई कर दिया है, आप एक बार चेक करके ज़रूर देखें। और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी एप्लीकेशन 7 दिन के अंदर ही उस ब्रांच के अंदर पहुंच चुकी होगी और आपका लोन जैसे ही आप पहुंचेंगे वो आपसे कुछ फॉर्मेलिटीज़ करवाएंगे और उसको करने के बाद आपका एजुकेशन लोन की प्रोसेसिंग चालू हो जाएगी और बहुत ही जल्दी आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा। तो ये तो थी विद्या लक्ष्मी पोर्टल के अंदर एजुकेशन लोन अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस। इसके बाद भी यदि आपकी कोई डाउट क्वेरी बचते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपकी क्वेरी का जवाब ज़रूर देंगे। और अगर आप कोई स्पेसिफिक एजुकेशन लोन के टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए ये सिर्फ एक सब्सक्राइब करना हो सकता है, हमारे लिए एक मोटिवेशन का सोर्स है। और साथ ही साथ हम लोग इसी तरीके से नॉर्मल लोन एंड फाइनेंस के ऊपर वीडियो ला रहे हैं जिसके अंदर हम एक नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है इंटेलेक्चुअल सागर के नाम से, आप चाहें तो हमें वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी नोट पे मिलते हैं किसी नए दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।